नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम हिंदी का व्याकरण देखेंगे। चलिए पहला मुद्दा वर्णमाला का परिचय देखते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला है लिपि। वर्णों यानी अक्षरों के स्वरूप, बनावट या उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णमाला के भाग। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है संयुक्त व्यंजन। देखिए, पहला है स्वर। जिन वर्णों यानी अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हम दूसरे किसी भी व्यंजन या संयुक्त व्यंजन का मदद नहीं लेते। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, रु, ए, ओ और औ। अ के ऊपर लगी हुई बिंदी यानी अम को अनुस्वार और अ के आगे लगी हुई 2 बिंदियों अह को विसर्ग कहते हैं। अम और आह के साथ हिंदी वर्णमाला के कुल 13 स्वर होते हैं। चलिए दूसरा मुद्दा पढ़ते हैं, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन है। क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, श, त्र, य, श्र। चलिए अगला मुद्दा देखते हैं, संयुक्त व्यंजन। श, त्र और ञ और श्र स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। जैसे क और श बनाता है, त और र त्र बनाता है, ज और य ञ बनाता है और श और र श्र बनाता है। इसलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी कुछ विशेष बातें देखते हैं। हिंदी भाषा में ड़ और ढ के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाकर बिंदी वाले ढ और ढ वर्गों का भी प्रयोग होता है। इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। जैसे डफली का उच्चारण ड अलग है और इसमें देखिए लड़की, लड़की में हम ड का उच्चारण हल्का करते हैं। जैसे देखिए ढक्कन, इसमें ढ पर हमने जोर दिया है। और भी देखिए गढ़, हमने गढ़ में जो ढ है उस पे इतना जोर नहीं दिया है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए दूसरा मुद्दा देखते हैं। अन्य भाषा के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कभी ड़ अक्षर का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे क्रीड़क, तमिल। चलिए अभी अगले मुद्दे पे जाते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार उस बिंदु को कहते हैं जो किसी अक्षर पर लगाया जाता है, जैसे कंगन, चंचल, डंडा, पंत, रंग, पतंग, बंधन, मुंबई आदि। चंद्रबिंदु। कुछ अक्षरों पर चंद्रबिंदु यह चिन्ह लगाया जाता है, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, जैसे चांद, नाग, आंख, 5 आदि। विसर्ग देखते हैं। अक्षर के आगे लगे हुए 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह जैसा होता है, जैसे प्रायः, अंतःकरण का अंतःकरण, प्रातःकाल का प्रातःकाल आदि। चलिए अभी संयुक्ताक्षर देखते हैं।
यदि किसी व्यंजन को स्वर हटाकर उसके आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाए तो संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे च और छ को जोड़ दिया जाए तो छ बनता है, जैसे अच्छा। र और ड को जोड़ दिया जाए तो कबड्डी बनता है। क और य को जोड़ दिया जाए तो क्य यानी क्यारी बनता है। क और ट को जोड़ दिया जाए तो ट बनता है, यानी डॉक्टर का ट। क और ख को जोड़ दिया जाए तो ख बनता है, मक्खन। र और श को जोड़ दिया जाए तो श बनता है, जैसे वर्ष। द और र को जोड़ दिया जाए तो समुद्र बनता है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। द और र को जोड़ दिया जाए तो द्र बनता है। ह और र को जोड़ दिया जाए तो ह्र बनता है, जैसे ह्रस्व में का ह्र। चलिए अगला नुक्ता पढ़ते हैं। नुक्ता। हिंदी में कुछ शब्द अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। उचित उच्चारण के लिए ऐसे शब्दों में कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, इसे नुक्ता कहते हैं। ऐसे शब्दों का उच्चारण करते समय गले पर जोर दिया जाता है, जैसे कलम, कागज आदि। चंद्रकार या अर्धचंद्र। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का सही उच्चारण बताने के लिए अक्षर पर चंद्रकार चिन्ह लगाया जाता है, इसे अर्धचंद्र भी कहते हैं। विरुद्ध आ का उच्चारण आ और ओ के बीच का होता है, जैसे डॉक्टर, हॉकी, ऑफिस, बॉक्स आदि। चलिए हम अगला मुद्दा पढ़ते हैं। आपको नीचे दिए गए वाक्य पढ़ने हैं। अतुल मेरा भाई है। दूसरा देखिए, तुम अब तक कहाँ थे। तीसरा देखिए, रमन गुलाब, मोगरा और चमेली के पौधे लाया। चौथा देखिए, धन्य है तेरी कर्तव्य भावना। आपको इन वाक्यों को ध्यान से देखना है। देखिए, अतुल मेरा भाई है के अंत में एक सीधी डंडी खींची गई है। दूसरे वाक्य में देखिए, तुम अब तक कहाँ थे, उसके पीछे देखिए एक चिन्ह है। रमन गुलाब, मोगरा और चमेली के पौधे लाया, उसके पीछे भी एक चिन्ह है। और देखिए गुलाब और मोगरा के बीच में भी एक चिन्ह है। जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका एक अलग नियम होता है। इन नियमों के हिसाब से ही हमें उनको पढ़ना पड़ता है। चौथा वाक्य, धन्य है तेरी भावना, इसके पीछे भी एक अलग चिन्ह है। इन सभी विविध चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, वाक्य के प्रश्न, विस्मय आदि भावों को कैसे प्रकट करना है, यह बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, वाक्य के प्रश्न, विस्मय आदि भावों को कैसे प्रकट करना है, यह बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस कक्षा में हम इन 4 विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह तथा चौथा है उद्गारवाचक चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। पहला देखते हैं पूर्ण विराम। जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते समय यहाँ कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है, जैसे हम साथ साथ खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे। देखिए मैंने 2 वाक्यों के बीच थोड़ा समय लिया, वहां रुका हूं। दूसरा वाक्य देखते हैं, उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। हम मेले में जाएंगे, वहां हम मौज मस्ती करेंगे। देखिए अगला मुद्दा देखते हैं, अल्प विराम। पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे आओ अब घर चलते हैं। अभी देखिए पूर्ण विराम और अल्प विराम में जो समय है वो मायने रखता है। अल्प विराम में हम थोड़ा कम समय रुकते हैं पढ़ते वक्त। देखिए जैसे आओ अब घर चलते हैं। दूसरा है क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। मुन्नी को रास्ते में स्नेहा, श्यामा, बानो और लक्ष्मी मिलती है। चलिए अगला मुद्दा देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घड़ी में अब कितने बजे हैं। दूसरा देखिए, तूने सपने में क्या देखा। तीसरा वाक्य देखते हैं,
हमारे साथ और कौन आएगा? देखिए, इसमें आपको उच्चारण में प्रश्नार्थक भाव दिखेगा। चलिए अगला मुद्दा देखते हैं, उद्गार चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह स्वर्णमुख कितना सुंदर है, यह हर्ष जता रहा है। दूसरा देखिए, हाय अब मेरा क्या होगा, यह शोक जता रहा है। तीसरा देखिए, ठहर तेरी यह मजाल, यह क्रोध दिखा रहा है। चौथा देखिए, हे भगवान आज किसका मुंह देखा था, संबोधन और दुख की भावना यह प्रकट करते हैं। तो उद्गारवाचक चिन्ह ऐसे भावों को बहुत अच्छी तरह से प्रकट करने के लिए आपको मदद करता है। तो इसी के साथ हमारा विराम चिन्ह यह मुद्दा भी समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। अभी आपको यह वीडियो फिर से देखना है और मैंने समझाए हुए सभी मुद्दों को अच्छे से समझकर मैं आपको जो PDF भेज रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।